डॉक्टर एम.जे. ऑगस्टीन और आप फाइटर पायलट हैं, मिग-21 के रहे हैं और एयर वाइस मार्शल पी.के. श्रीवास्तव साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है। सर, ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में चीनी फाइटर जेट्स की नई खरीद है, वो चाहे J-35 को हो या बांग्लादेश J-10C खरीदना चाहता है, इन दोनों विमानों की जो मारक क्षमता है क्या है और हिंदुस्तान की वायुसेना को उस लिहाज से कैसे आप देखते हैं? मेरे से सवाल श्रीवास्तव जी, यशवंत जी। आपसे। अच्छा, ओके। ओके, यशवंत जी, जैसा आपने अपने बहुत डिटेल में आपने इसको बताया, वाक़ई ये अर्धसत्य है। अगर आप हमारी दृष्टि से देखेंगे, तो इन थोड़े से जो वेपन्स हैं या एयरक्राफ्ट लेने से, उनकी ताकत इतनी नहीं बढ़ जाएगी कि कंबाइंड ताकत भी हिंदुस्तान की ताकत को चैलेंज कर सके। मैं जी। यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूँगा दर्शकों को समझाने के लिए, क्योंकि डिटेल्स आपने डेटा वगैरह दे दिया है, कि लड़ाई लड़ने के लिए एक जो मेन जिसको हम बोलते हैं टेम्पो ऑफ वॉर के लिए ऊडा लूप का इस्तेमाल किया जाता है और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो असेट्स होते हैं, उसको हम देखते हैं। ऊडा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओ इज फॉर ऑब्जर्व। आपके पास ऑब्जर्व करने की कितनी क्षमता है, रेडार के टर्म्स में, सैटेलाइट इमेजरी के टर्म्स में, इंटेलिजेंस के टर्म्स में, या बाकी जो और भी चीजें साइबर के टर्म्स में, सब मिला करके देश की क्षमता ऑब्जर्वेशन की बनती है एनिमी एक्टिविटीज के लिए। दूसरा होता है ओरिएंट। जब आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो आप अपने आप को ओरिएंट कैसे करते हैं उस एडवर्सरी को डील करने के लिए, कंबाइंड एडवर्सरी को डील करने के लिए। उसमें आपकी लॉजिस्टिक क्षमता क्या है, आपकी जो आपने बहुत अच्छे से बोला, पायलट और मशीन की कंबाइंड क्षमता क्या है। यहाँ पे मैं रुक कर एक बात बताना चाहूंगा आपको। एक स्टडी हुई थी, यूएस में हुई थी, हमने नहीं की थी, हमारी अपनी कोई, अपने को हम पैट करने की बात नहीं कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ये देखा था कि 1 पायलट प्लस 1 मशीन कॉम्बिनेशन, एयरक्राफ्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज इक्विवेलेंट टू 2.5 ऑफ चाइनीज एयरफोर्स। चाइना ने कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है जिसमें कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया हो। उनके एयरफोर्स के पायलट्स, उनका इक्विपमेंट, उनकी टेक्निकल फ्रेटर्निटी उसको मेंटेन करती है, उनका लॉजिस्टिक्स चेन जो उसको मैनेज करेगा, वो उतनी कैपेबल नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है, कॉम्बैट रेडी नहीं है। उसी तरह बांग्लादेश को देखिए, उनके पास जो ताकत है इस तरह की, वो उनको कॉम्बैट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस वक्त ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हो सकता है कि आपने कुछ जहाज खरीदे, क्योंकि डोमेस्टिक इस वक्त डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। उसको क्वेल करने के लिए यूनिस साहब का ये है कि हम कहाँ से ले सकते हैं। चाइना की डिप्लोमेसी में आता है, उसकी बाद में बात में करूंगा। हमने अब ये ओरिएंटेशन की बात की। डिसीजन नेटवर्क के लिए अब आपको एक पूरा सिंथेसाइज्ड वर्जन चाहिए कि आपके पास फोर्स लेवल क्या है। उसमें नेट सेंट्रिक वॉरफेयर का बड़ा रोल होता है। उसकी क्षमता क्या आपके पास है, वो हमारे पास काफी अच्छी है, जिसमें कि डिसाइड करने के लिए आपके वेपन्स भी आते हैं। हमारे पास अपने इंडिजिनस वेपन्स भी हैं। तो जहां तक सस्टेनेंस का सवाल आएगा, हम वार को सस्टेन कर सकते हैं। इन दोनों हमारे जो नेबर्स हैं, उनके पास सस्टेनेंस की कोई क्षमता नहीं है, बिकॉज जो कुछ भी है इंपोर्टेड है और ओल्ड है, ऑब्सलीट है। जी, अब मैं आता हूं सर। एक्ट करने की बात, जब आप एक्ट करना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देख के एक्ट करना आता है। वो भी क्षमता हिंदुस्तान के पास सबसे ज्यादा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कम करने अपने उसको, आई पुट माय आर्गुमेंट टू रेस्ट। जब आप ऊडा लूप को देखते हैं, तो जो इंडियन एयरफोर्स का फोर्स लेवल है और जो नेशनल फोर्स लेवल है टू प्रोजेक्ट द एयर पावर, वो बहुत ज्यादा मजबूत है कंपेयर टू क्यूमुलेटिव एयर पावर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एंड बांग्लादेश एयरफोर्स। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन, ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन, मैं, सवाल आपने मेरा सुना है, मैं आपकी राय पहले जानना चाहता हूँ। यशवंत जी, थैंक्स टू एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव साहब, जिनको मैं थोड़े समय से जानता हूँ। अब मैं मिग-21 ही नहीं, आप मेरे से शायद बढ़िया आदमी इस पे शायद बोल नहीं पाएगा, क्योंकि मैं मिराज 2000 फ्लाई कर चुका हूँ और मैं वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ बालाकोट हूँ। 2019 में बालाकोट के बाद मेरी रिटायरमेंट हुई है, जब बालाकोट के दौरान मैं डायरेक्टर ऑफ एयर डिफेंस था। तो बालाकोट में मेरा भी थोड़ा बहुत हाथ है। तो जो चीजें आपने फरमाया बिल्कुल ही दुरुस्त, और दो चार चीजें और मैं ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, ये जो JF-17 है, ये इसका जो मूल डिजाइन है वो है कफीर करके एक जहाज हुआ करता था इसराइल के पास।
इसराइल के कफीर के डिजाइन को इन्होंने कुछ लोग कहते हैं चुराया, कुछ लोग कहते हैं कि खरीदा। जो भी है, कफीर बहुत साल पहले फेज आउट हो चुका है। जनरेशन 3 का जहाज हुआ करता था, उसका डिजाइन जो है इन्होंने चुरा करके ये जो जहाज बनाया जेटन सी। ज्यादा इसके बारे में बात करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं पुराना जहाज जो उड़ाता था मिग 21, नया वर्जन नहीं, पुराना वर्जन मिग 21 टाइप 77 में उड़ाया करता था किसी जमाने में, उससे भी पुराना है ये जेटन सी का डिजाइन। मेरे पीछे मैंने लगाया हुआ है। ये रडार से बचता नहीं है, ये दूर से दिख जाता है। इस पर मैं आर्टिकल भी लिख चुका हूँ। मिग 21 से भी पुराना डिजाइन है जेटन सी का। JF-17 एयरफ्रेम की मैं जेटन सी की बात कर रहा हूँ जी, जो 10C की जो आपने बात करी। जी जी, ठीक है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपने जिक्र किया रफाल के बारे में। रफाल हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का एक बेस है लाल मुनीर घाट, उसके ठीक नॉर्थ में हमारा हाशीमारा है, वहां पे स्थित है रफाल। सबसे पहला स्क्वाड्रन, दूसरा स्क्वाड्रन, 101 स्क्वाड्रन वहां पे फॉर्म हुआ था। हमारे पास जो रफाल है, टेक ऑफ करके हाशीमारा के ऊपर से ही ये सारे एयरबेसेस को मार गिरा सकता है। बॉर्डर तक की जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी क्षमता है इनके पास। मीटियोर मिसाइल है, 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है। हैमर बॉम्ब है, 50-60 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है। हमें बाकी लड़ाई छिड़ने की भी जरूरत नहीं है यशवंत जी। अब मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, लड़ाई छिड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई कब छिड़ती है, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं। हमें तो बॉर्डर भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है इनको निस्तनाबूद करने के लिए। पहली बात सर, बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर मैं आ गया हूँ। मैं अपनी चर्चा को थोड़ा अलग कर देता हूँ, क्योंकि आप दोनों लोग बहुत माहिर हैं, जानकार हैं। तो मैं अपने दर्शकों के लिए अपनी पूरी चर्चा को बदलता हूँ। मैं हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स के बारे में आपसे पूछता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन पर फाइटर जेट्स दिखाऊंगा। रफेल में है आपके पास सुखोई है, आपके पास मिराज है, जगुआर है, मिग 29 है। इनके मुकाबले में पाकिस्तान बांग्लादेश के पास क्या है, और अगर ये कहर बरपाने पर आ जाएं तो ये क्या क्या कर सकते हैं? सर, बारी बारी से मैं पूछना चाहता हूं। समझ लीजिए कि अब हम अमिताभ बच्चन वाले शो में हैं सर, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि इसके बारे में क्या है। तो पहले सर रफेल, सर श्रीवास्तव जी, रफेल ये क्या कर सकता है, और ये अगर अपने पर आ गया तो क्या कहर बरपा सकता है? Shall I give this first to Group Captain Augustine? He'll be explaining in very interesting terms. I heard him speaking. तो आप ठीक है ऑगस्टीन साहब, ऑगस्टीन साहब, बैटन आपको जी। थैंक यू यशवंत जी। ये बड़ा सौभाग्य है मुझे। ये दासो एविएशन के जो जहाज हैं उसको मैंने खूब उड़ाया है, और आज भी उड़ा ही रहा हूँ। तो ये रफाल जो है 4.5 जनरेशन का जहाज है, और दर्शकों को ये समझना जरूरी है 4.5 जनरेशन का क्या मतलब है जी। रफेल कभी इस लिहाज से नहीं बेचा गया कि वो स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन अपने आप में वो उसमें स्टेल्थ प्रॉपर्टीज हैं। उसका एयर इनटेक हो या फिर उसका डिजाइन फीचर्स हो, रडार में पकड़ में नहीं आता है जब तक वो अपने आप को दिखाने की कोशिश ना करे। दूसरी बात, इसमें एयर टू एयर कैपेबिलिटी है। आपको याद होगा फ्रांस से टेक ऑफ किया था, सीधा जामनगर में आके उतरा है। 2 बार 3 बार 4 बार एयर टू एयर के रिफ्यूलिंग कर सकता है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर भारत चाहे तो रफेल को 24/7 एयरबोर्न रख सकता है। उसमें एक ही वीकलिंग होगा, वो होगा पायलट, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई फाइटर जेट है पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास? नहीं है। क्यों? मैं एक चीज बता रहा हूं। तो इसमें जो ऑक्सीजन ओबॉक्स है, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेट करके पायलट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन देते रहता है, और हवा से हवा में आप तेल ईंधन ले सकते हैं। आप इसके साथ 2 और जहाज को बिठा देते हैं, जिसको बोलते हैं लॉयल विंगमैन, जो लैंड करेगा, वेपन लेगा, फिर से आपके पास आ जाएगा। आप अनगिनत बार इसको वेपन मारते रह सकते हैं। ये एक रफाल जो है, अतिशोक्ति नहीं होगा यशवंत जी अगर मैं कहूं, पूरा का पूरा जो बांग्लादेश का कैपेबिलिटी से ज्यादा कैपेबल एक रफाल होगा। हमारे पास 36 रफाल हैं जो बांग्लादेश के ठीक नॉर्थ में बैठे हैं। उसको छोड़िए, 2270
सुखोई 30 है। सुखोई 30 8 टन जहाज मतलब वो लेके जा सकता है बॉम्ब, 8 टन। 10 सुखोई चला जाएगा तो ये ये सुखोई 30 MKI के बारे में ऑगस्टीन साहब बता रहे हैं सब बता रहे कि हैं। आपने रफेल सुन लिया है, अब आप सुखोई सुनिए। हाँ सर। सुखोई 8 टन वेपन अपने एक्सटर्नल लोड ले जा सकता है। 270 है हमारे पास। आप सोचिए 270 एक मिशन में 8 टन ले जाएगा। 270 इंटू 8 आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। इतना वेपन अगर वैसे ही डाल दें इस छोटी सी बांग्लादेश में, पूरा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम जहाँ होता है का पूरा संगम ये जो है बांग्लादेश खुद बन जाएगा। और तीसरी सबसे पहली बात, और आपने वो एयर वाइस मार्शल साहब ने इस बात की जिक्र की, वो है ट्रेनिंग। मैं आपको ट्रेनिंग का एक छोटा सा पहलू बता देता हूँ। जी। बांग्लादेश में ट्रेनिंग नाम की चीज इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास इतना ईंधन नहीं है कि 100 घंटे पायलट को ट्रेनिंग दे पाए। और दूसरी बात, चाइना में जो अफसर ऊपर जाना चाहता है, मतलब अपने करियर के पायदान पे चढ़ना चाहता है, वो पॉलिटिकल ऑफिसर बनने की कोशिश करता है। फाइटर स्क्वाड में आते ही उसकी पहली मुहिम ये रहती है कि किसी तरह मैं पॉलिटिकल ऑफिसर बन जाऊं और बीजिंग भाग जाऊं। तो इसीलिए जो साहब ने कहा है, एक फाइटर पायलट जो भारत का है, 2.5 के फाइटर पायलट चाइना के मुकाबले है। ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं। अभी रही बात कौन कौन से जगह से ये टेक ऑफ करेंगे, चंद मिला करके आप इतना मान लीजिए, दर्शकों इतना मान लीजिए, 5 या 6 रनवे हैं जहां ये लोग टेक ऑफ कर पाएंगे भारत के खिलाफ। उसके ऑपोजिट में हमारे पास 40 से 50 रनवे है जो सी लेवल पे है। ये लोग टेक ऑफ करेंगे 10,000 15,000 फीट पे, जहां आप अगर सी लेवल पे 8 टन ले जा सकते हैं तो 15,000 फीट पे आप 2 टन भी नहीं जा पाएंगे। और दोपहर होते ही वो 2 टन 100 किलो में तब्दील हो जाएगा। तो चाइना और इंडिया का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता एयरफोर्स के मामले में, क्योंकि चाइना का जो कैपेबिलिटी है इंडिया के खिलाफ, वो बांग्लादेश से भी बदतर है जी। और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, ये बिल्कुल ही टूटने के कगार पे है, फेल्ड स्टेट है। अभी तक के लोग उस फेल्ड स्टेट के नाम के ऊपर ढक्कन लगाए बैठे हैं। ग्रुप ये कैप्टन अगस्तीन साहब, मैं दो मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। हमारे मेहमान जो दोनों हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों के पास, मैं सिर्फ 2 ही फाइटर जेट्स की बात कर रहा हूं, रफेल और सुखोई, बाकी छोड़ दिए, बाकी नीचे के। इन दोनों के मुकाबले ही अगर दोनों हवा में आ गए तो उनकी तबाही वैसे ही तय है। दूसरा ये है कि उन दोनों देशों के पास जब अपने लोगों का पेट पालने के लिए पैसे नहीं, फाइटर जेट्स पर ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेन करने के लिए फ्यूल कंजम्पशन करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, बहुत महंगा होता है। आप अपने पायलट्स को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान के पास ट्रेंड स्किल्ड पायलट्स हैं, दुनिया के बेहतरीन पायलट्स माने जाते हैं। और अभी ऑगस्टीन साहब ये करें कि चाइना जो है, जब आप नीचे से, ज़मीन पर जितना नीचे से आप टेक ऑफ करते हैं उतना पेलोड ज़्यादा लेकर चल सकते हैं और आप उतना दूर तक जा सकते हैं। चीन ऊपर से उड़ेगा, उसके प्लेन तो ऊपर से उड़ेंगे तो वैसे भी उनके पास पेलोड कम होगा और बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, जो फैसिलिटी हिंदुस्तान के पास है। अगस्तीन साहब कह रहे हैं कि 10-12 उनके पास ऐसे सेंटर से जहाँ से वो टेक ऑफ कर सकते हैं, हमारे पास 40-50 हैं। यानी कि एयरफोर्स जो है हमारी चीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा ताकतवर है, स्किल्ड है और प्रोफेशनल है, क्योंकि उसको युद्ध की आदत है। उसने कई युद्ध लड़े, उसने करगिल लड़ा, उसने 71 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी। अब इस तरह का जो अनुभव है चीन के पास नहीं है। तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एयरफोर्स का मामला है तो इन तीनों मुल्कों का हिंदुस्तान के आगे कोई मुकाबला बनता नहीं है। अगर मैं सही हूं सर तो आप बोलिएगा श्रीवास्तव जी। यस, आप बिल्कुल सही हैं। मैं इसमें सिर्फ थोड़ी सी एक बात और जोड़ना चाहूँगा। किसी सर। भी देश की क्षमता जब एयरफोर्स से जोड़ी जाती है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास लॉजिस्टिक्स चेन कैसी है और कितनी आपकी लॉजिस्टिक चेन समृद्ध है। लॉजिस्टिक चेन का मतलब यह है कि आपका स्पेयर्स है कि नहीं है, क्योंकि एक जहाज की क्षमता वही होती है जिसको हम टर्म्स में बोलते हैं नंबर ऑफ सॉर्टीज पर डे पर एयरक्राफ्ट। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर कितनी है, उसके अंदर निहित है कि आपके पास स्पेयर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इंजरी वॉर में हुई है तो लौट के आएंगे, उसको ठीक करना है। दूसरा यह है कि आपके पास जो सप्लाई चेन है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए कि वो बॉर्डर तक पहुंच सके, वो स्टेशन तक पहुंच सके अगर उसमें कोई बात आती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि जो मैन पावर आपकी है वो कितनी ट्रेंड है कि इस वॉर सिचुएशन में भी जहाज को टर्न अराउंड कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इसके लिए इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी देश का। और जहां तक सवाल है भारत का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑगस्टीन साहब ने बड़े अच्छे से समझाया और इतनी अच्छी हिंदी में समझाया कि दर्शकों को बहुत समझ में आया होगा। जहां आप ऊंचाई पर जाते हैं, पे लोड ले जाने की क्षमता खत्म होती जाती है। और जहां तक सवाल है जो लॉन्च पैड्स है वहां पर, जो उन्होंने बताया कि 11 से 12 हैं, हमारे यहाँ 40 से 50 हैं और हमें इसका पूरा अभ्यास है। वहां देखिए, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा जो आपके दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। जी। जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की, उसने ऐसा सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि अगर एक कोई लड़ाकू है बॉर्डर पर और संभावना होती है लड़ाकुओं के मर जाने की, वीर गति को प्राप्त होने की, जी। तो उसके बाद उसके 2 माँ बाप और 4 ग्रैंड पेरेंट्स वो कुल विहीन हो जाएंगे। तो इसलिए वहां कैपेबिलिटी टू गिव दैट चाइल्ड, जिसे कहते हैं ना, अपने बच्चे को वीर गति में हो जाने के लिए देश के लिए उसकी क्षमता, सोशल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। थैंक यू सर, आप दोनों और का ये बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय अब आगे मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत दिलचस्प तरीके से आप लोगों ने दर्शकों को बताया है। और एयरफोर्स पर मैं ज़रूर एक नया शो तुरंत आपके साथ करूंगा, क्योंकि एयरफोर्स की ताकत सिर्फ वही नहीं जो हम लोग ऐसे कह लेते हैं कि ये सुखोई है, जगुआर है, ये मिराज है, ये रफेल है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्रेन की बात होती है, स्किल की बात होती है, टेक्नोलॉजी बहुत हद तक है। आप मोबाइल हाथ में है, लेकिन अगर मोबाइल ऑपरेट नहीं करने आता तो किसी काम का नहीं है, होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऑपरेट कैसे करते हैं यह भी बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, थैंक्स सर, थैंक्स लॉट। और ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मुगालते पाल के बैठे हुए हैं कि अगर वो विमान खरीद लेंगे तो हिंदुस्तान को हवा में चैलेंज दे सकते हैं। अभी ये कह रहे थे कि जो J-10C है